नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच समसामयिक विषयों, अंधविश्वास, कुरीतियों और समाज में फैले हुए आपसी जातिवादी भेदभाव को खत्म करने के लिए लगातार आग्रह करता रहता है। इसी संदर्भ में आज भी बड़ा ही बेहतरीन विषय मैं लेके आपके सामने आया हूं और यह बेहतरीन विषय जातिवादी दंभी लोगों के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो लोग जातिवाद की अकड़ में रहते हैं वह तो बिल्कुल कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके घर की बहन बेटियां किसी दूसरी जाति के लोगों से शादी करें। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अंतर्जातीय विवाह। और ये अंतर्जातीय विवाह क्या होता है, ये क्यों होना चाहिए और इसे सामाजिक रूप से क्या मान्यता मिली है या सरकार द्वारा इसे क्या मान्यता मिली है। आज हम इसकी बात करेंगे और यह क्यों ज़रूरी है, इसके क्या लाभ हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इस संदर्भ में आज मैं आपसे बात करूंगा और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी इस अंतर्जातीय विवाह को एक मिशन के रूप में लें। और जिस दिन आप इसे मिशन के रूप में ले लेंगे, आप समझ लीजिए कि अगर हमारा जो ओबीसी एससी वर्ग है, ये वर्ग पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अंतर्जातीय विवाह करने को जिस दिन शुरुआत कर देगा, आप समझ लीजिए ब्राह्मणवाद और मनुवाद का उसी दिन अंत सुनिश्चित है। तो साथियों, आइए चलते हैं, बात करते हैं हम कि अंतर्जातीय विवाह क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अंतर्जातीय विवाह का मतलब यानी एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति से इतर यानी दूसरी जाति के व्यक्ति से कि यहाँ जब अपनी बहन बेटे की शादी करता है तो वह अंतर जातीय विवाह कहलाता है। जैसे इसे हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि जैसे अभी सबसे बड़ा उदाहरण लक्ष्मण यादव जी हैं। लक्ष्मण यादव जी ने अपनी जात से हटकर कनौजिया समाज में विवाह किया, यह अंतर्जातीय विवाह कहलाएगा। और इसे हम यूँ कहें कि यह अंतर्जातीय विवाह ना होकर यह सामाजिक विवाह ज़्यादा है तो बड़ा ही बेहतर और सटीक शब्द होगा। क्योंकि जैसे एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में शादी करता है तो उसे हम बोलेंगे कि वह सामाजिक विवाह नहीं है, वह जातीय विवाह है। जैसे एक परिवार में ही कोई विवाह हो जाते हैं, क्योंकि साउथ वगैरह में भी या कहीं इधर हमारे पश्चिम पूर्व में होते हैं कि लोग बुआ के मामा और में शादी हो जाती है, मामा और बुआ में के बच्चों में शादी हो जाती है, ऐसा साउथ में भी है। लेकिन जब ये शादी हो रही है तो ये सामाजिक शादी नहीं है, सामाजिक विवाह नहीं है, यह पारिवारिक विवाह हुआ। और जब जाति में विवाह हुआ तो वह जातीय विवाह हुआ। और जातीय विवाह सामाजिक विवाह नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी जाति से जब हटकर विवाह नहीं किया तो वह जातीय विवाह ही कहलाएगा। और अगर अपनी जाति से हटकर किसी दूसरी जाति में विवाह कर रहा है तो इसका मतलब वह समाज में विवाह कर रहा है, जाति में नहीं कर रहा, फिर वह समाज में विवाह कर रहा है, तो इसे सामाजिक विवाह भी कहा जाएगा। तो साथियों, आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि अंतर्जातीय विवाह क्या है। और अंतर्जातीय विवाह की सबसे बड़ी जो बात है वह ये है कि यह लोगों में आपसी सद्भाव को उत्पन्न करता है। उस सद्भाव को उत्पन्न करता है जो हमारे समाज में सदियों से व्याप्त है। सदियों से कौन सा हमारे यहाँ जो जातिवादी भेदभाव व्याप्त है वो क्या है, वह आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जातीय दंभ में, जैसे मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ, तो यादव जाति के लोग
अपने जातीय दंभ में ऐसे रहते हैं कि जैसे सभी जातियों की बड़ी जाति यादव ही हो। इसी तरह मौर्य जाति के लोग, इसी तरह पटेल जाति के लोग, इवन यहाँ तक कि जो जिसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित किया गया था, उन जातियों में भी ये भावना पाई जाती है कूट कूट कर कि वह भी जातीय दंभ में रहते हैं कि उनसे भी नीचे दूसरी जाति के लोग हैं, इस दंभ में रहते हैं और वह कदापि उन नीचे जाति वालों से, जिन्हें उनके नीचे का कुछ है पायदान, वहाँ से वो शादी करने के लिए कतई नहीं तैयार हैं। तो और यहाँ पर आप सभी देखिए, सबसे बड़ी बात ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने वर्ण में ही शादी करता है, वह अपनी जाति में शादी नहीं करता। कैसे? तिवारी कभी तिवारी के यहाँ शादी नहीं करता, मिश्रा कभी मिश्रा के यहाँ शादी नहीं करता, दूबे कभी दूबे के यहाँ शादी नहीं करता, उपाध्याय उपाध्याय के यहाँ नहीं करता। यह क्या करते हैं? एक दूसरे के यहाँ विवाह करते हैं। यहाँ पे गोत्र की बात मत करिएगा, मैं गोत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग ये बताते हैं कि जैसे यादव है तो यादव में 7 गोत्र हैं, तो गोत्र तो ब्राह्मणों में भी हैं। तो क्या अपने गोत्र में ही विवाह करेंगे? जब अपने गोत्र में आप कर रहे हो तो आप अपने वर्ण में क्यों नहीं कर सकते? आप ब्राह्मणों को अपना मतलब पूजनीय मानते हैं, उनकी हर बातों को मानते हैं। वो कहते हैं जहाँ जैसा कहते हैं, आप घी जैसे अच्छी चीज़ों को उनके कहने पर आप आग में जला देते हैं खाने की जगह। तो आप उनसे ये सीख क्यों नहीं लेते कि आप भी अपने वर्ण में विवाह करिए? जब आप अपने वर्ण में विवाह करेंगे तो निश्चित तौर पर आज जो हम 6743 जातियों में बटे हुए हैं, ये 6743 जातियाँ एक जाति के रूप में परिणत हो जाएगी। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ी मंशा जो ब्राह्मणों में छिपी हुई है, उससे शिक्षा लेने की ज़रूरत है शूद्र समाज यानी बहुजन समाज को। तो बहुजन समाज जब इस नक्शे कदम पर चलने लगेगा ब्राह्मणों के, तो निश्चित तौर पर जब आप पूजा पाठ, अंधविश्वास और पाखंड में उनके पीछे चल देते हो तो और चीज़ों में क्यों नहीं चल पाते हो? यही आज का सबसे बड़ा विषय है और मुद्दा है, अंतरजातीय विवाह। और ब्राह्मणों में अंतरजातीय विवाह होता है। और अब आप यहाँ पे कहेंगे कि वह तो पूरे के पूरे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नहीं हैं वो पूरे के पूरे, उनमें भी बहुत सारी जातियां हैं। यहाँ आप शूद्र हैं तो शूद्रों में भी बहुत सारी जातियां हैं। तो शूद्रों को आपस में विवाह करना चाहिए और इसके अनगिनत लाभ हैं। इनके अनगिनत लाभों को मैंने नोट किया हुआ है और वह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि अंतरजातीय विवाह क्यों करना ज़रूरी है, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या लाभ होंगे। तो मैं सिलसिलेवार आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने नोट डाउन करके रखा है आपको बताने के लिए कि इसके लाभ क्या होंगे। अंतरजातीय विवाह विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक साथ लाकर समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देकर सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। यानी हम सामाजिक रूप से एक होंगे, और क्योंकि हम सामाजिक रूप से ही तोड़े गए हैं और सामाजिक रूप से ही अलग किए गए हैं। यह जाति आधारित भेदभाव, रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, जो सामाजिक बाधाओं को दूर करने में योगदान देता है। अंतरजातीय विवाह व्यक्तियों के दृष्टिकोण को विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों के संपर्क में लाकर व्यापक बनाता है। यानी आप संकुचित दिमाग के नहीं रह जाओगे। आपकी जो एक जाति में शादी करते 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 जो, जैसे हम लोग खेतों में हर बार, पहले तो हम 1-2 बार बीज का इस्तेमाल करते थे गेहूं का, लेकिन अब हर बार हम गेहूं का बीज बदल देते हैं, धान का बीज बदल देते हैं। तो क्या इसी तरह यदि हमारे बीज भी हुआ करेगा, हमारी जाति से हटकर यदि हम दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो गुणों में अभिवृद्धि होगी। यानी आप खाने पीने की चीज़ों में यह तो ला लेते हो कि हमें हाइब्रिड बीज चाहिए जिससे हमारी फसल दुगनी हो जाए, तो क्या कभी आपने सोचा कि अगर इसी हाइब्रिड तकनीक को आप भी अपनाते हैं
तो निश्चित तौर पर आपके घर में भी बहुत अच्छे गुणवान लोग हो जाएंगे। कुछ तो बुद्धिजीवी आप हैं, कुछ जब दूसरी जगह से बुद्धिजीवी लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर अभिवृद्धि होगी। तो इसलिए अंतरजातीय विवाह करना जरूरी है। फिर आते हैं हम अगले मुद्दे पर। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी संवर्धन को प्रोत्साहित करता है, जिससे जोड़ों को विविधता को अपनाने और जश्न मनाने की अनुमति मिलती है। अंतरजातीय विवाह व्यक्तियों को उनकी जाति के बजाय उनके चरित्र और क्षमताओं के महत्व के लिए सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हम एक दूसरे से समानता का व्यवहार करने लगेंगे। कभी भी हमारे अंदर जातीय दंभ आ रहा होगा कि हम फला जाति के हैं और यह हमारे लिए, हमारी जाति के स्वाभिमान के लिए नागवर गुजरेगा, तो जब आप इस तरह के काम अंतरजातीय विवाह को किए रहेंगे तो आप सोचेंगे नहीं यार, ये तो मेरे ससुराल के पक्ष के लोग हैं। तो वहाँ पर भावनाएं बदल जाएंगी। जब भावनाएं बदल जाएंगी तो आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरजातीय विवाह सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और व्यक्तियों को अपने दिल की सुनने और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी यहाँ पर आप देखते होंगे हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना है एक कि हम ऐसे विवाहों को मान्यता नहीं देते, ऐसे विवाहों की आलोचना करते हैं। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की आलोचना हमारे समाज में वो लोग करते हैं जो हमारे समाज के पुरोहित हैं, हमारे समाज के कथावाचक हैं, हमें जो भगवान की तरफ प्रेरित जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह इन सब चीज़ों के लिए बड़ा खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति का विनाश कर देगा। अब तो भक्ति करने वाले लोग भी खुले मंचों पे कहने लग गए हैं कि कोई जात पात बिल्कुल मत मानो, वर्ण आश्रम मत मानो, आप केवल भक्त को देखो, उसी से संबंध जोड़ लो। पर मेरी विनम्र प्रार्थना है, वैष्णवता भी देखो, हरि भक्ति भी देखो, और नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे भगवान वेद ने जो वर्ण व्यवस्था निर्धारित की है उसका भी आदर करो। बड़ी तेजी से अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और इसी को विकास माना जा रहा है। जो हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं उनकी विचारधारा भी यही है कि सब एक हो जाना चाहिए। बहुत दुख की बात है। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि मूढ़ व्यक्ति अगर दूसरी जगह किसी बुद्धिमान से विवाह हो जाएगा, एक मूढ़ है कुछ थोड़ा और दूसरा बुद्धिमान है, अगर वो दोनों का मुलाकात जब होती है तो तीसरा जब उसमें से आता है तो वह थोड़ा परिष्कृत होके आता है, मतलब थोड़ा और प्यूरिफाई होके आता है, अच्छा बन के आता है। जब वो दोनों के गुण को मिलके अच्छा बन के आएगा तो जो यहाँ बैठा हुआ लंबा माथा लेपे हुए, जो अपनी शेविंग तक नहीं करवा पा रहा, अपना चेहरा तक नहीं साफ करवा पा रहा है, आपको अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, इतने लंबे लंबे बाल हैं और कपड़े पहनने का उसके पास ढंग नहीं है, टुकड़े पहन के लपेट के शरीर में रह रहा है, वह क्या जाने मानवीय जीवन का आनंद वो क्या जाने। जो ऐसे लोग आपको बहका देते हैं और ऐसे लोगों के बहकाने से हमारे समाज का नुकसान होता है और हम लोग मूढ़ता की ओर चलते जाते हैं, शनै बढ़ते जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंतरजातीय विवाह के महत्वों को समझें, क्योंकि इसके लिए अंतरजातीय विवाह के लिए हमारी सरकार भी प्रोत्साहन देती है। इस समय हमारी सरकार 2.5 लाख रुपए का विवाह करने के लिए 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दे रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति से हटकर अनुसूचित जाति में विवाह करता है तो वह 2.5 लाख रुपए का प्रतिभागी होगा, उसे मिलेगा। तो जब हमारी सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है तो हमें इसे हाथों हाथ लेना चाहिए और ऐसे
सामाजिक सद्भाव की ओर बढ़ जाना चाहिए तेजी के साथ। अब आते हैं अंतर्जातीय विवाह के लाभ क्या हैं। अभी बात तो लाभ की भी चल रही थी, हम क्यों विवाह करें बात इसकी थी, लेकिन वही सबसे बड़ी बात है कि जिसे हम कहते हैं कि हम क्यों करें, तो वही हमारे लाभ भी हैं। जैसे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, हम सामाजिक रूप से एक होंगे। आज हम 6,743 जातियों में बटे, तो जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ये 6,743 जातियां एक होंगी, और जब ये 6,743 एक होंगी तो भाई मेरे बिहार के जातिगत जनगणना का आंकड़ा निकालो, सत्ता में कौन होगा? सत्ता में हम होंगे। हम जातीयता के आधार पर बांटे नहीं जाएंगे। आज हम जातीयता के आधार पर ही तो कई भागों में बटे हुए हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग अपना दल बना लिए नाराज होके, इधर बहन जी बिल्कुल बात ही करने को तैयार नहीं कि हम साथ रहेंगे, इधर अखिलेश जी अब जबरन तो कोई एक हो नहीं सकता। इसी तरह बहुत सारी हमारे समाज की जाति की पार्टियां, हम मजबूत हैं, हमारा जनाधार बहुत बड़ा है, लेकिन हम कमज़ोर कैसे हैं? इसी जातीय दंभ में कि हम अपनी जाति को कैसे दूसरी की जाति के सामने छोटा कर दें। लेकिन जब हम अंतरजातीय विवाह करके हमारे परिवार का, आपके परिवार के अंदर कोई बैठा होगा तो निश्चित तौर पर वह आपको धीरे से कहेगा, कम से कम थोड़ी सी तो मान मर्यादा रखिए, वो हमारा ससुराल है, वो हमारा मायका है। तो जब ऐसे बोलने वाले लोग होंगे तो हम करीब आएंगे, इसे एकीकरण की भावना पैदा होगी। अब आती है बात, जाति आधारित भेदभाव कम हो जाएगा। जाति आधारित भेदभाव क्या है कि हर जाति सीढ़ी नुमा एक एक जाति के ऊपर बैठा हुआ है और एक दूसरे से झुकने को कोई तैयार नहीं है। तो जब ऐसा होने लगेगा तो एकजुटता आएगी, ये छोटा बड़े की भावना खत्म हो जाएगी, सबको लगेगा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये भावना जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर व्यक्तियों के दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, जो सोचने का दृष्टिकोण है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सोच बढ़ जाएगी। तो अंतरजातीय विवाह आज हम बात कर लेते हैं। अंतरजातीय विवाह तो माना आज हमारे समाज में थोड़ा बहुत प्रचलन में थोड़ा तेज गति पकड़ रहा है। पश्चिम में, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ यह तेजी से प्रचलन में है, लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश में यह जातीय दंभ का शिकार है। और जो चुनौतियां हैं अंतरजातीय विवाह की, वह कौन कौन सी हैं? परिवार और समाज का विरोध सबसे बड़ी बात कि यानी कि अगर हम अपनी जात से हटकर शादी की बात सोचते हैं तो सबसे पहला हमारा परिवार ही हमारा साथ छोड़ देता है कि यह गलत बात है, हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर तुमने फला जात से शादी कर ली तो। अगर जाति का छोटा व्यक्ति है, ऊंची जात से कर रहा है, तो जो नीची जाति का व्यक्ति है वह तो इस बात को नहीं चिल्लाएगा, लेकिन जो दूसरा ऊंची जाति वाला होगा वह कहेगा कि ये हमारी नाक कटा रहे हो छोटी जाति में जाके शादी करके। यह समाज, परिवार जीने नहीं देता, यानी भाग के लोगों को शादी करनी पड़ती है। तो ऐसी शादियों को रोकने के लिए परिवार को साथ देना चाहिए। अगर दो लोग निर्णय ले चुके हैं तो वहाँ पर उनके प्रेम को महत्व देना चाहिए और ऐसी शादियों को तुरंत करवा देना चाहिए। और समाज का विरोध, समाज का विरोध क्या है? अब समाज में, हमारे समाज में बहुत सारे निठल्ले, बेले, खाली, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको मुंह की खानी है, जिनको मुंह की खानी है। कैसे? बैठे हुए हैं, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15 लाख कथा के ले रहे हैं। तो जब वो 10-10, 2-2, 4-4 लाख, 5-5 लाख कथा के ले रहे हैं तो क्या करते हैं? वो आपको, आपके जातीय दंभ को मजबूत करते हैं। जब आपके वो जातीय दंभ को मजबूत करते हैं तो आप जातीयता में लबरेज रहते हैं और अपनी जाति को सुपर पावर मानकर दूसरी जातियों की अवहेलना करते हैं, उनके साथ आपसी सद्भाव और प्रेम से व्यवहार नहीं करते, जिसका कारण है हमारे समाज में आपसी वैमनस्यता का भाव पैदा होता है।
तो साथियों, ये जो चुनौतियां हैं हमारे समाज में, यह बहुत ही खतरनाक हैं। तो इन चुनौतियों से हमें बचने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें समाज को, परिवारों को समझना होगा कि समय बदल रहा है, अब ये शिक्षा का युग आ रहा है, यहाँ पर हमें जातीय दंभ हटाना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा क्या आता है? सांस्कृतिक अंतर और समायोजन। जो सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि दोनों परिवारों में, जातियों में सांस्कृतिक रूप से जो गैप होता है, सांस्कृतिक रूप से दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ भी बड़ा अड़चनें आती हैं। यहाँ भी सांस्कृतिक रूप से परिवार एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं, वो हमारे यहाँ समायोजित नहीं हो पाएगा, ये नहीं चल पाएगा हमारे यहाँ, उनके यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ नॉनवेज खाते हैं, उनके यहाँ लहसुन प्याज खाते हैं। इन सब के कारण भी शादियाँ रुक जाती हैं, वहाँ पर शादियाँ नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें, जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, इनको समझना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। फिर आता है कानूनी जटिलताओं और सामाजिक मानदंड। कानूनी जटिलता क्या है? अब तो कानून ने मान्यता दे दी है, तो कानून का हमें सहयोग लेना चाहिए कि हम अपना विवाह कानूनी तौर तरीक़ों से ही करें, कानून का सहयोग लें, और जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको हम पहले समझ के विवाह करें, जिससे हमें कानूनी अड़चनों का सामना ना करना पड़े। तो ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां भी समाप्त होंगी। और दूसरा जो सामाजिक मानदंड है, सामाजिक मानदंड अब धीरे धीरे शैन्य बहुत बदला है, तो आज भी बदलेगा। और जैसे ही लोग शिक्षित होते जाएंगे, ये जो हमारे सामाजिक मानदंड हैं ये कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि ये हुआ है। आज आप देख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अखिलेश यादव जी ने क्षत्रिय से शादी की है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अंतरजातीय विवाह में चुनौतियों पर काबू कैसा किया जाए, ये आप सभी को पता है। ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन चुनौतियों को हमें समझना पड़ेगा और इन चुनौतियों से हमें जूझना पड़ेगा और समाज को इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें अंतरजातीय विवाह को सफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम यही है। हमें जितने भी अंतरजातीय विवाह हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को समाज में लाकर बताना होगा। यानी फला जाति में फला ने फला से शादी की, वहाँ पर क्या हुआ कि शादी होते ही लड़की की नौकरी लग गई और वह लड़की पढ़ी लिखी थी, अच्छे पद पर चली गई, वह परिवार आज संपन्न हो गया और वह अपनी ही जाति में करता तो कहीं ना कहीं ऐसी शादी ना हो पाती और वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना हो पाता। तो इस तरह की जो सक्सेस स्टोरियां हैं कि वहाँ पर दोनों परिवारों में कितना आपसी तालमेल है, कितना आपसी सद्भाव है, तो यह ऐसे ही चलता जाता और ये अंतरजातीय विवाह, जिसे मैं सामाजिक विवाह कहता हूँ, यह अपने आप प्रचलन में आ जाता, क्योंकि हमारी सरकार भी चाहती है कि अंतरजातीय विवाह हो। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए देख रहे हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और अंतरजातीय विवाह पर आपकी क्या राय है यह कमेंट में ज़रूर लिखिए। यह मेरा विचार था और आपका विचार क्या है यह मैं जानने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।